Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita's Chemistry Classes. This lecture is for 12th class and this is lecture 11. Okay. In this lecture we will discuss about non-stoichiometric defects because in last lecture we have discussed the stoichiometric defects, that is Schottky defect and Frankel defect. Okay. और उनमें किन किन कंपाउंड्स के अंदर वो पाया जाता है वो हम सारा स्टडी कर चुके थे। ये मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स डिफेक्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब कि ऐसे डिफेक्ट्स जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि स्टोइकियोमेट्रिक ये जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें कैटाइन एनाइन का रेशियो कैसा रहता है? सेम, डिफेक्ट के बाद भी। ठीक है, लेकिन जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कैटाइन और एनाइन रेशियो सेम नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें जो कैटाइन एनाइन रेशियो है वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहता है। अब देखो, कैटाइन और एनाइन का रेशियो जो है वो हम दो तरीके से अलग कर सकते हैं। कैसे? चाहे तो मेटल को एक्सेस कर दो या फिर मेटल को की डेफिशिएंसी कर दो। समझ में आ रही है बात? चाहे तो मेटल मतलब कि कैटाइन, ठीक है, कैटाइन को एक्सेस में डाल दो या फिर कैटाइन की डेफिशिएंसी कर दो। यही दो चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ सकता है ना। हमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो कैसा रखना है? डिफरेंट रखना है। अगर हमने सेम कर दिया कैटाइन और एनाइन तो वो स्टोइकियोमेट्रिक बन जाएगा। हमें जो डिफेक्ट ऑब्जर्व करना है, किन कंपाउंड्स के अंदर ऑब्जर्व करना है कि भाई जो हमारे पास कंपाउंड है उनमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो सेम ना हो। तो कैटाइन और एनाइन का रेशियो सेम कब नहीं हो सकता? चाहे तो मेटल कम हो जाए, मतलब कि कैटाइन जो है वो कम हो जाए, जो मेटल है कैटाइन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर दूसरा तरीका कौन सा होगा कि जो मेटल है या जो कैटाइन है वो किस में हो जाए? एक्सेस में हो जाए। मैं मेटल को बार बार कैटाइन बोल रही हूँ क्योंकि मेटल क्या है? कैटाइनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो लॉस ही करेगी ना। मेटल ही होगी जो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? कैटाइनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ कैटाइन्स टू एनाइन्स इज नॉट सेम। ठीक है, इन कंपाउंड्स के अंदर, और जो डिफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं इनके अंदर उन डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, अब क्या लिखेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स non-stoichiometric defects are of 2 types। ठीक है, कितने टाइप के? ये 2 टाइप के। फर्स्ट होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा होगा बेटा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तभी तो कैटाइन एनाइन सेम नहीं होंगे ना। चाहे तो कैटाइन को एक्सेस में डाल दो या फिर कैटाइन की डेफिशिएंसी कर दो। ठीक है, कैटाइन की डेफिशिएंसी कर दो। ये यहाँ से क्या हो सकता है? देखो, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, किसी ना किसी तरीके से जो तुम्हारे पास क्रिस्टल बने हुए हैं उन क्रिस्टल के अंदर किसी ना किसी तरीके से मेटल को तुम्हें ज़्यादा करना है। अब एक बात देखो, कोई भी क्रिस्टल जो हमारे पास उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, मेटल को एक्सेस रखना है, मतलब कैटाइन को ज़्यादा रखना है, तो कैसे रख सकते हैं? चाहे तो एक एनाइन जो है वो उसको कम कर दो, एनाइन को उठाकर बाहर डाल दो क्रिस्टल में से। कोई क्रिस्टल बना हुआ है, उस क्रिस्टल में से अगर हम एक एनाइन को उठाकर बाहर डाल देंगे, क्रिस्टल से ही आउट करवा देंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा? कैटाइन का अमाउंट ज़्यादा रह जाएगा और एनाइन कैसे रह जाएंगे? कम रह जाएंगे। ठीक है, कैटाइन ज़्यादा रह जाएंगे तो इसका मतलब मेटल ज़्यादा होगी, तो कौन सा डिफेक्ट आ गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और कैटाइन को आप ज़्यादा कैसे कर सकते हो? या फिर बाहर से कोई भी कैटाइन लाकर आप कहाँ पर डाल दो? इंटरस्टिशियल वॉइड के ऊपर। समझ में आई बात? इंटरस्टिशियल वॉइड के ऊपर जब डाल दोगे तो वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास? उससे भी क्या हो जाएगी? मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाएगी। तो ये भी 2 टाइप के होंगे फर्दर, और ये भी कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनमें भी आगे लिखो आप 2 टाइप्स। फर्स्ट, ये किसकी वजह से? मेटल एक्सेस कैसे कर सकते हो? बाय एनाइन वैकेंसी। ठीक है, एनाइन की वैकेंसी करवा दो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो? और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा
कैटायन इन लैटिस, या फिर लैटिस के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दो। इज दैट क्लियर? या फिर लैटिस के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दो तो भी मेटल ज़्यादा हो जाएगी, या फिर लैटिस जो बना हुआ है, परफेक्टली ऑर्डर्ड जो लैटिस बना हुआ है, उसमें से एनाइन को निकाल कर बाहर कर दो। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। इसको मैं जब बाद में करवाऊंगी तभी इसके जो पार्ट्स है वो बताऊंगी। अभी हम यहीं से ही चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है क्या, बाय एनाइन वैकेंसी। ओके, इसको आप ध्यान से देखेंगे, मतलब कि हमें क्या पढ़ना है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ना है, लेकिन उसमें भी कौन सा, बाय एनाइन वैकेंसी। मेटल को तुम्हें क्या रखना है, हर हालत में ज़्यादा रखना है। एक्सेस, एक्सेस क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा रखना है, कैटायन को ज़्यादा रखना है। तो कैटायन को हम ज़्यादा किस तरीके से रख सकते हैं, वन मेथड कौन सा है, एनायन को बाहर भगा दो। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, एक नेगेटिव बाहर चला जाएगा तो अंदर ऑटोमेटिकली कैटायन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बाय एनाइन वैकेंसी। इन दिस डिफेक्ट an anion is missed from lattice site and go outside, and the hole is occupied by electron. ठीक है, that electron having hole is called F center, which is very important word. F center very very important, ये बहुत पूछा जाता है। What do you mean by F center? ओके, और F center को अगर मैं बता भी दूँ तो जो F center होता है इसको हम बोलते हैं फार्ब सेंटर। और फार्ब का इंग्लिश में जब मीनिंग देखा गया उसका मीनिंग होता है कलर। फार्ब का कौन सा कलर होता है, फार्ब को क्या बोलते हैं, कलर। समझ में आई बात? तो ये कह रहे हैं, पहले आप ध्यान से सुनेंगे आप इसको, कि जो एनाइन वैकेंसी है, एनाइन वैकेंसी का मतलब क्या है कि जब हम एनाइन को बाहर निकाल देंगे तो एनाइन की जगह खाली हो जाएगी। एनाइन की जगह खाली हो जाएगी तो उसकी जगह एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ये बोल दिया किसने कि जो होल बना, जो वैकेंसी क्रिएट हुई, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होल का इसने नाम दिया है, क्या नाम दिया है भाई, एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब कि जो कलर, जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, कलर के लिए, क्योंकि विजिबल रीजन में जो भी कलर देखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर, तभी तो हमें कलर दिखाई देते हैं ना। तो ये आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो होल कंटेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंपाउंड है फिर वो क्या शो करने लग जाएगा, कलर शो करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ओके, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको आप हीट कर रहे हो, और लेकिन ऊपर क्या है, सोडियम के वेपर्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर, व्हेन यू आर हीटिंग सोडियम क्लोराइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, ध्यान से सुनेंगे आप, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं, एटमॉस्फेयर लिया हुआ है आपने किसका, सोडियम वेपर्स का। तो क्या होगा कि जब आप हीट कर रहे हो तो सोडियम क्लोराइड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि हीटिंग से क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सोडियम पॉजिटिव आयंस जो है वो कहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना स्टार्ट कर देंगे वो, और कहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्लोराइड आयन बचे हुए हैं, वो जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे, जाके उनके बीच में, मतलब कि डिफ्यूज हो जाते हैं क्लोराइड आयन क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो सोडियम आयन बचे थे वहाँ पर, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, वो सोडियम क्लोराइड बना देंगे अगर अलग से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया उस होल के अंदर, वो जो इलेक्ट्रॉन हम ट्रैप्ड कैप बोल रहे हैं कि उस होल के अंदर क्या आ जाता है इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से आएगा, उस मेटल से आएगा। ठीक है, कि जो सोडियम मेटल थी वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके तभी तो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी ना, वो सोडियम पॉजिटिव के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आता है, मेटल से आता है। तो सोडियम क्लोराइड से क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एनाइन जो है विद देयर इलेक्ट्रॉन वो क्या निकल जाएगा, विद देयर नेगेटिव चार्ज वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात? फिर से सुन लो, एनाइन वैकेंसी, एनाइन बाहर चला जाएगा, होल छोड़ के जाएगा पीछे, उस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर जाएगा जो किसका होगा, मेटल का होगा। वो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि सोडियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे सोडियम के वेपर्स के फॉर्म में, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन जो है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस करेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, उस होल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उससे की वजह से क्या आ जाता है, वहाँ से क्या आ जाएगी, एनाइन वैकेंसी आ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन वैकेंसी। और वहाँ उस होल का क्या नाम है, एफ सेंटर या फिर फार्ब सेंटर। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलर। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है, कलर होता है। अब मैंने एग्जांपल दिया आपको सोडियम क्लोराइड का।
ओके। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो ये कलर शो करेगा ना, ये वाला कंपाउंड कलर शो करेगा। कैसा कलर शो करेगा बेटा, ये येलो। कैसा कलर शो करेगा, ये येलो कलर शो करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होता है, लिथियम क्लोराइड होता है, तो अलग अलग वो कलर शो करते हैं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड में जो होता है वो एनाइन वैकेंसी की वजह से कैसा कलर शो करता है, वो येलो कलर शो करता है। इज दैट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। अच्छा, इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? इनमें से डायग्राम नहीं है इसका, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाओगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ सेंटर जो है बहुत बार पूछा जाता है। आप इसको साथ के साथ बना लें तो मैं इसको रब कर दूंगी। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, इधर से ए पॉजिटिव आ जाएगा, ये बी नेगेटिव, अगेन ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। तब परफेक्टली हो गया, परफेक्ट हो गया ये, ठीक है। आपको क्या करना है, एनाइन को बाहर भगाना है। तो मैंने यहाँ से एनाइन को बाहर भगा दिया। ये देखो, ये मैं इसको इसके होल को दूसरे कलर से ही शो कर देती हूँ। अगर आपको दिखेगा ये कलर, तो मैंने इसको इस कलर से शो कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इस होल को पूरा क्या बोला जाएगा बेटा, फार्ब सेंटर, फार्ब सेंटर, ठीक है। बोर्ड में आता है व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर, व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर। तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी एफ सेंटर क्या होता है, तो आपको बताना है कि वो होल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो किसके द्वारा छोड़ा गया होता है, मेटल आयन के द्वारा। ओके, मेटल के द्वारा छोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होल इज नोन एज एफ सेंटर। ओके, और एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर टू द क्रिस्टल। क्रिस्टल को कलर देने के लिए यूजफुल किया जाता है, यूज किया जाता है ये, ठीक है। तो एफ सेंटर, और जब भी एफ सेंटर पूछा जाएगा तो आप एफ सेंटर के बारे में लिखोगे और ये डायग्राम पर्टिकुलर बना के दिखाओगे आप। ये एनाइन वैकेंसी के लिए भी होगा, और अगर आपसे फार्ब सेंटर पूछ ले, वो एफ सेंटर पूछ ले, तो आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके लिए किसका हो जाएगा, एनाइन वैकेंसी का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी मैं इसको एक बार आइडिया ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, अब क्या कह रहे हैं, मेटल एक्सेस करना है ना अपन को, क्या है, मेटल को एक्सेस ही रखना है। तो मेटल को एक्सेस रखना है तो एक तरीका हमने कौन सा अपना लिया था, कौन सा अपनाया था भाई, एक तरीका कि भाई जो कैटाइन है, सॉरी एनाइन जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया था। या फिर अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैटाइन ऐड कर दो उसके अंदर। क्या ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा कैटाइन ऐड करेंगे। जब एक्स्ट्रा कैटाइन ऐड करेंगे उसके अंदर, तो क्या होगा कि उसकी न्यूट्रलिटी के लिए कोई इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन टू द लैटिस, ठीक है। उस लैटिस के अंदर आप क्या ऐड कर दोगे, एक्स्ट्रा कैटाइन ऐड कर दोगे। ओके, एक्स्ट्रा कैटाइन ऐड कर दोगे तो वहाँ से साथ भारी कोई एनाइन पड़ा हुआ, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन टू द लैटिस वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ मेटल्स या नंबर ऑफ कैटाइन्स। कैटाइन का नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं। और वही तो हम पढ़ रहे थे कि एक्स्ट्रा कैटाइन को हमें उसके अंदर क्या ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। उसमें एग्जांपल हमने कौन सा पढ़ लिया था, NaCl है, KCl है, लिथियम क्लोराइड है, ओके, वो सारे। इसमें एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट आप खुद बना के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड के ऊपर। कौन सा था सेकंड, एक तो हमने कौन सा पढ़ा कि मेटल को आपने क्या करना है, एक्सेस करना है। दूसरा कौन सा था, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की डेफिशिएंसी भी तो कर सकते हो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की डेफिशिएंसी कर दो। अब मेटल की डेफिशिएंसी मतलब कि कैटाइन की डेफिशिएंसी, कैटाइन की डेफिशिएंसी करनी है, कैटाइन की कमी करनी है। तो कैसे कर सकते हो आप, कैसे करेंगे, कैटाइन की कमी करनी है, या तो एक कैटाइन को उठाकर बाहर फेंक दो, ठीक है। कैटाइन को जब हम उठाकर बाहर फेंक देंगे तो भी क्या हो जाएगा, कैटाइन कम हो जाएगा अंदर, मतलब मेटल की जो है वो कमी हो जाएगी अंदर की साइड पे। या फिर एक्स्ट्रा एनाइन को अंदर कर दो, एक्स्ट्रा एनाइन को अंदर कर दो, ठीक है। तो बाय टू वेज, इसमें लिख दो आप बाय टू वेज, ठीक है। फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट में क्या लिखेंगे,
बाय कैटाइन वैकेंसी, बाय कैटाइन वैकेंसी, और सेकंड कौन सा आ जाएगा, बाय एक्स्ट्रा एनाइन। ठीक है, एक्स्ट्रा एनाइन हो जाए, अंदर की साइड पे एनाइन को आप ज़्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, मेटल कम हो जाएगी, या फिर एक कैटाइन को उठाकर बाहर फेंक दो तो भी क्या हो जाएगा, मेटल की कमी हो जाएगी। तो ये जो दो डायग्राम है बेटा वो दोनों इन्हीं के लिए हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द कैटाइन वैकेंसी। कैटाइन वैकेंसी मतलब कि तुमने एक कैटाइन को उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये जो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट बात ये लिखेंगे, इसके लिए बाइकैटाइन वैकेंसी के लिए, ये उन कंपाउंड्स के अंदर होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर +1 भी शो करता है, कॉपर +2 भी शो करता है। आयरन है, आयरन +2 भी शो करता है, आयरन +3 भी शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो कैटाइन वैकेंसी है, ये जो डिफेक्ट है वो किसके अंदर होगा, उनके अंदर होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या किया, कैटाइन वैकेंसी ना, कैटाइन को बाहर निकाला इसने। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब एक कैटाइन बाहर जाएगा ना, ये चीज देखो, यहाँ से दो कैटाइन इसने बाहर फेंक दिए, ए पॉजिटिव, क्या चले गए, दो कैटाइन बाहर चले गए। अब दो कैटाइन बाहर चले गए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी तो मेंटेन रखनी है ना, दो पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गए तो दो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन रखने के लिए अंदर 2 पॉजिटिव वाला भी कुछ होना चाहिए ना। तो उसी मेटल का मतलब कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एटम है वो यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, A2 पॉजिटिव, क्या लिख सकती हूँ, A2 पॉजिटिव। देखो फिर से देखो इसको, मान लिया कि मैंने यहाँ पर कॉपर ले रखी है। ठीक है, कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, सारी जगह कॉपर थी, लेकिन मैंने दो कॉपर के एटम बाहर भेज दिए कॉपर प्लस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दो कॉपर प्लस जो हैं वो दो बाहर गए हैं, दो कैटाइन बाहर गए हैं, तो दो वैकेंसी हो जाएंगी यहाँ पर। लेकिन मैं बाहर से एक ऐसा कॉपर उठाऊंगी जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। ठीक है, वैकेंसी तो क्रिएट करनी ही करनी है, क्योंकि कैटाइन तो कम करना ही करना है, कैटाइन का नंबर तो कम करना ही है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या रखना है, बैलेंस रखना है। तभी ये किनके द्वारा शो होता है, उन कंपाउंड्स के द्वारा शो होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लाइक कॉपर है, लाइक आयरन है। ठीक है, उनके लिए तो क्या होगा, मैंने कॉपर कितना था, 2+ था, 2+ बाहर गया था, 2+ का एक कॉपर का आयन जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो वैकेंसी की वैकेंसी रह गई, वैकेंसी भी रह गई, और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी हमारे पास क्या हो गई, मेंटेन्ड होगी। तो इसके लिए आप एक लाइन लिखेंगे, लाइन लिखे और फिर वो डायग्राम बनाना है आपने। ठीक है, बाय कैटाइन वैकेंसी इट इज ऑब्जर्व्ड इन those compounds, it is observed in those compounds which show variable oxidation state, जो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो आयरन पाइराइट का। ठीक है, FeS2, आयरन पाइराइट, इसको फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। एक्चुअल में चमकता है इसकी क्रिस्टल्स की वजह से ही। ठीक है, इसमें यही रीज़न रहता है कि आयरन 2+ जो होते हैं ना, 3 आयरन 2+ होते हैं, लेकिन उनमें से जो होते हैं 2, जब इसका क्रिस्टल बनाया जाता है आयरन सल्फाइड का, तो 3 आयरन 2+ में से 2 आयरन 2+ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयरन 3+ के अंदर। समझ रहे हो आप कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी क्रिस्टल बनाया गया आयरन सल्फाइड का, मतलब आयरन पाइराइट का, तो उसमें क्या हुआ कि 3 आयरन 2+ थे, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल थे किसके, आयरन 2+ के। ओके, उनमें से कितने, 2 जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आयरन 3+ के अंदर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये। एक क्या रह गया तुम्हारे पास, आयरन 2+ रह गया, यही हुआ ना। तो अब क्या हुआ कि भाई इसको थोड़ा सा ऑड फील हुआ, क्यों, क्योंकि सारे के सारे तो कैसे थे, आयरन 3+ के थे, और ये अकेला किसका था, आयरन 2+ का था। तो इसने अपनी लैटिस साइड छोड़ दी। ठीक है, अपनी जगह छोड़ दी इसने, तो अपनी जगह छोड़ दी तो क्या हुआ कि आयरन 3+ के इकट्ठे हो गए चार्ज, तो ये आपस में कन्वर्ट होने लगे कि जो आयरन 3+ में था वो आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया, और जो आयरन 2+ में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रलिटी बैलेंस रखने के लिए आयरन 3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है और वो क्या करने लग जाता है, चमकने लग जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फूल्स गोल्ड बोला जाता है। आयरन पाइराइट आप लिख भी सकते हैं नोट में, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, आयरन पाइराइट इज नोन एज फूल्स गोल्ड। नोट डाल के लिख सकते हो आप इसको, आयरन पाइराइट इज नोन एज फूल्स गोल्ड।
फूल्स गोल्ड, ठीक है, फूल्स गोल्ड बोला जाता है किसको, आयरन पाइराइट को, फूल्स गोल्ड, गोल्ड की तरह चमकता है। तो गोल्ड की तरह चमकता है लेकिन गोल्ड तो नहीं है ना, मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज तो इसी से ही बनाने लग जाए सोने की चीज़ें सारी की सारी, इसकी तरह चमकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भैया अगर ये चमक रहा है तो इसका मतलब अपने आप ये घमंड करने लग जाता है अपने ऊपर, ठीक है, इसको ये हो जाता है कि भाई मैं तो गोल्ड ही हूँ, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फूल्स गोल्ड, ठीक है, मूर्ख, मूर्ख अपने आप को गोल्ड मत समझ, है तो क्या आयरन पाइराइट ही है, आयरन ही है, पाइराइट ही है, गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड के जैसे चमक रहा है, ठीक है। तो उसी मिलती जुलती इसकी चमक होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, फूल्स गोल्ड। और वो किसकी वजह से आता है, बाय कैटाइन वैकेंसी की वजह से। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट बाय एक्स्ट्रा एनाइन। ये किसका डायग्राम है, एक्स्ट्रा एनाइन का, ठीक है। देखोगे आप पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव बी नेगेटिव, वो सारी चीज़ें होगी आपके पास, ठीक है, ये कंप्लीट है यहाँ पर। लेकिन क्या किया मैंने, बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनाइन जो है वो अंदर एंटर करवा दिया इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर, एक्स्ट्रा एनाइन अंदर हो गया तो कैटाइन की संख्या वैसे ही कम होगी। लेकिन बेटा फिर से वही चीज़, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रखनी है, बैलेंस करनी है ना। अब जब अंदर एनाइन आया है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया होगा लैटिस साइड के अंदर, तो अब क्या करें भाई, अब क्या करेंगे बेटा कि उसी मेटल का, जिस मेटल का एक क्रिस्टल बना हुआ है, उसी मेटल की का जो आयन है वो अलग पॉजिटिव उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमें लेना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, ठीक है, कि 2 कॉपर प्लस को बाहर निकाल दिया था, कॉपर 2 प्लस को अंदर डाल दिया था। इसी प्रकार कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस इस तरीके से है, तो यहाँ पर एक कॉपर प्लस को हटाकर कॉपर 2 प्लस का ऐड कर दिया गया, ताकि वो जो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। जो भी तुम्हारे पास ये होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल जरूर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो हमें मेंटेन करके जरूर रखनी है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये भी नेगेटिव एक्स्ट्रा आयन जो है वो अंदर एंटर कर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है वो इन्हीं की वजह से आएंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले। हो गया यहाँ तक। ये क्या थे भाई, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। लास्ट रहता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यही थे ना कि जो पॉइंट्स डिफेक्ट्स होते हैं वो मेनली आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो देखे जाते हैं वो मेनली कितने टाइप के थे तुम्हारे पास, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और तीसरा कौन सा होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड रह गया हमारे पास, 2 हम पढ़ चुके हैं, थर्ड कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है बेटा, बाहर से कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर देना, जैसे आप सोडियम क्लोराइड का कोई भी क्रिस्टल बना रहे हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का अपने अच्छे से क्रिस्टल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा आइडियल क्रिस्टल बना हुआ है, लेकिन उसमें आपने क्या किया कि 2 सोडियम को बाहर निकाल के, ओके, तो उसमें एक जगह पे आपने क्या ऐड कर दिया, स्ट्रोंशियम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, स्ट्रोंशियम ऐड कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम तो अलग चीज़ हो गई ना, अलग इम्प्योरिटी आ गई उसके अंदर, तो उसकी जो करैक्टर है उसका, जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का जो करैक्टर है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ आ चुकी है उसके अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, लिखेंगे आप, इट अराइजेस ड्यू टू addition of extra element at the lattice side, at the lattice side in a crystal is called impurity defect, ठीक है, is called इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा जो है वो डिफेक्ट, एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। एग्जांपल में क्या लिख सकते हो आप, जैसे मैंने अभी बताया, इन द आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड वी ऐड स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है। स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +2, ओके। स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देंगे तो स्ट्रोंशियम तो अलग मेटल होगी, तो उसके अंदर जाके उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको चेंज ही करेगी ना। एक तो सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बना हुआ, वो अच्छे से आइडियल क्रिस्टल बना हुआ, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर आपने क्या किया, स्ट्रोंशियम ऐड कर दिया। स्ट्रोंशियम तो दूसरी मेटल होगी, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये क्या था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ओके। तो डिफेक्ट्स जो थे वो अपने फिनिश हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। एक्चुअली जो सॉलिड्स है वो कितने टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, 3 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। पहले कौन सी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी जो सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या, कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं, जो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, हर एक सॉलिड की पावर होती है क्या करने की, कि जो कंडक्टिविटी रेंज होती है उसकी कंडक्शन शो करने की, हर एक सॉलिड की जो है वो रेंज होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मेन टॉपिक क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, ऑफ द सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो हमें पता है कि भाई हर एक सॉलिड जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी, मतलब वो कंडक्टर का भी काम कर सकता है, वो इंसुलेटर का भी काम कर सकता है और वो सेमीकंडक्टर का भी काम कर सकता है। ठीक है, कंडक्टर्स जिनमें कंडक्टिविटी रेंज ज़्यादा होगी, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और इंसुलेटर्स जिनकी बहुत ही कम होती है, माइनस में होती है, और सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो बीच की होती है। ठीक है, किस किस के बीच की, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की। ठीक है, तो पहले इसमें आप लाइन लिखेंगे एक, द सॉलिड्स show the electrical properties depends upon the conductivity range. कंडक्टिविटी रेंज। ठीक है, कितने 10 की पावर -22, 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, कंडक्टिविटी की। कौन सी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम तो साइंटिस्ट था, और ओम किसकी यूनिट होती है बेटा, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा होगा ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और ओम इनवर्स किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंस की। ओके, ये आप पढ़ोगे भी, सेकंड चैप्टर के अंदर फिर से आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड द रेजिस्टिविटी। ओके, यहाँ पर हमें क्या देखनी है, कंडक्टिविटी रेंज देखनी है। क्या देखनी है, कंडक्टिविटी रेंज। तो किसी भी सॉलिड की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10 की पावर -22 to 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो सकती है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि जिनकी कंडक्टिविटी रेंज बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7 है, वो कंडक्टर्स होंगे। जिनकी थोड़ी सी माइनस में हो जाएगी, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो वो कौन से हो जाएंगे, इंसुलेटर्स, सॉरी सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे। और जिनकी दोनों ही वैल्यू माइनस में होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पास इंसुलेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स, 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होगी हमारे पास कंडक्टर्स। ठीक है, सेकंड कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स, और थर्ड कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, थर्ड कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को हम लास्ट में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी हमें पढ़ने हैं कंडक्टर्स। तो पहला कौन सा है, कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कौन से होते हैं, द कंडक्टर्स इन विच अलाउ द कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं, ओके, विद द केमिकल चेंज। तो आप लिखेंगे द सब्सटेंसेस which allow to electric current pass through them sharply। ठीक है, and conductivity range is 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होनी चाहिए उनकी कंडक्टिविटी रेंज। तो वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं, मतलब जिनके अंदर से अच्छे से करंट पास हो सके। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे सारी के सारी मेटल्स हैं, ओके, कुछ आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। कुछ मेटल्स हैं, आपको पता है ये मेटल जो होती हैं वो तो बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन सी कंडक्टिविटी आती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी
ओके। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कौन सी होती है, जो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से भी आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी पता लगा सकते हो कि दो टाइप के कंडक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। ये आपको खुद लिखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स इन विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी आती है वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होंगे उसमें जो कंडक्टिविटी आएगी या जो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे वो किसकी वजह से करवाते हैं, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। मैं आपको ये लिखवा देती हूँ, लेकिन आपको डेफिनेशन खुद लिखनी है। टू टाइप्स, फर्स्ट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दूसरा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है, आसानी से। इसमें एग्जांपल आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का एग्जांपल लिख सकते हो आप NaCl, ठीक है, एक्वस या फिर मोल्टन, ठीक है। इसमें एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, कॉपर मेटल है, आयरन है, मेनली जो मेटल्स होंगी वो क्या शो करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होंगी, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। कॉपर, घरों में कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है ना, तो उसमें करंट कैसे आता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका पर्टिकुलर फ्लो होता है, ओके। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। ये क्या है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और एक्वस पानी के अंदर डालते ही ये किसमें ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आयंस की मूवमेंट होने लग जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे पास, ये इसकी टाइप हो गई, ये वाला डाल, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, इंसुलेटर्स, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, विच डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू दैम करंट, मतलब कि जो करंट को अपने में से पास ना होने दे, विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू दैम, ठीक है, अपने में से करंट को पास ना होने दे। कंडक्टिविटी रेंज, इनकी कंडक्टिविटी रेंज कितनी होगी, बहुत ही कम होगी, 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी इसकी कंडक्टिविटी रेंज। ओम इनवर्स, ये ओम का सिंबल होता है बेटा, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो 10 की पावर -20 टू 10 की पावर -10, कुछ भी करंट पास नहीं करवा रही है, माइनस में वैल्यू है कंडक्टिविटी रेंज की, ठीक है, तभी तो वो क्या कहलाती है, इंसुलेटर्स। जैसे रबड़ है और ये होता है तुम्हारे पास, वुड होती है, ठीक है, रबड़ है, वुड है, ग्लास, ये सारी चीज़ें, ओके। अब आता है थर्ड कौन सा, सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में सिर्फ बता देती हूँ क्योंकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो होते हैं जो अपनी जिनकी कंडक्टिविटी रेंज दोनों के बीच की होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है, ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की। तो डेफिनेशन अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, द कंडक्टर्स या द सब्सटेंसेस विच हैव द कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स एंड अबाउट सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक बैलेंस ये थ्योरी भी है, बैलेंस बैंड थ्योरी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो वो किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।